अगर सबका रोना धोना खत्म हो गया हो तो लड़की को रुखसत कर दें, मुझे और भी काम करने हैं। हमदान कुरैशी ने हकारत से इन लोगों को देखा जो 1 करोड़ लेकर अपनी बेटी इसके पागल भाई के निकाह में देने को तैयार हो गए थे। मुंतहा ने नम आंखों से अपने बाप को देखा और हमदान की गाड़ी में बैठ गई। आपका भाई मुझे मारेगा तो नहीं? वो बुरी तरह सहमी हुई थी। अपना मुंह बंद रखना बेवकूफ लड़की, इसका लहजा सर्द था। मेरा भाई पागल खाने में है, तुम्हारा निकाह मुझसे होगा और तुम आज से मेरा हक भी अदा करोगी, लेकिन दुनिया की नजर में हमेशा मेरे पागल भाई की बीवी रहोगी, क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूं। इसके गुलाबी होंठों पर नजर पड़ते वो अपनी बात अधूरी छोड़कर मुंतहा अपने कमरे के कोने में सिमटी बैठी थी। दोनों हाथ एक दूसरे में इस शिद्दत से जकड़े हुए थे कि उंगलियों की पोरें सफेद पड़ गई थी। आंसू मुसलसल इसके रुखसारों पर बह रहे थे, मगर वो सिसकी तक दबाने की कोशिश कर रही थी। चल लम्हे पहले इसकी माँ से इतना कहकर गई थी कि तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में तुम्हारा निकाह है। अब ये वो इस हमले से संभली नहीं थी कि फौरन बाद इसकी छोटी बहन दरवाजा बंद करके कांपती आवाज में वो सच बता गई थी जिसने इसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। आप ही वो लड़का पागल है। बाबा ने 1 करोड़ रुपए लिए हैं, वो तुम्हें बेच रहे हैं। तब से वो अपने हवास खो बैठी थी। कहने को इसकी बहन इसके लिए सगी नहीं थी, वो अपने बाप की औलाद थी, मगर बचपन से जिस तरह शफकत मुंतहा ने इससे दी थी वो इसकी असीर हो चुकी थी। अपने बाप से बढ़कर वो अपनी बहन को चाहती थी। अभी वो इसी खौफ में बैठी हुई थी जब अचानक दरवाजा जोर से खुला और शाकिर साहब अंदर दाखिल हुए। इनकी आंखों में बाप जैसी शफकत नहीं बल्कि एक सौदागर की बेरहमी थी। इन्होंने सख्त लहजे में कहा, अब ये रोना धोना खत्म करो, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं, मुझे किसी भी किस्म का तमाशा नहीं चाहिए। ये रकम मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। मैं कारोबार करूंगा, अपना घर बनाऊंगा और फिर तुम्हारी बहन की शादी भी करनी है। कब तक मैं इसी तरह से सिसक सिसक कर जीता रहूंगा? बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने तुम्हें पाल कर बड़ा किया है, तुम्हारी हर जिम्मेदारी एक बाप की तरह निभाई है। जहां मुझे नहीं खड़ा होना चाहिए था मैं वहां भी तुम्हारी खातिर खड़ा रहा हूं। अब तुम्हारी बारी है मेरे एहसान उतारने की। मुंतहा लड़खड़ाते हुए इनके कदमों में बैठ गई। बाबा, खुदा के लिए ऐसा मत करे, मैंने आपको क्या बिगाड़े? शाकिर साहब ने झटके से इसका बाजू पकड़ा। मेरे पास फजूल बातों का वक्त नहीं है, उठो। बाबा, मैं आपकी बेटी हूं, आप मुझे किस पागल के हवाले कैसे कर सकते हैं? मैं मानती हूँ आपके मुझ पर बहुत से एहसान है। बचपन से आपने मुझे कभी यतीम होने का एहसास नहीं दिलाया, लेकिन मैं आपकी औलाद हूँ। आप इस तरह मेरे साथ जुल्म मत करें, मेरी जिंदगी है ये, मेरी भी कोई ख्वाहिश, कोई इज्जत है। इसकी आवाज टूट गई। शाकिर साहब के चेहरे पर कोई असर ना हुआ। मेरे लिए तुम सिर्फ एक जिम्मेदारी हो और आज वो जिम्मेदारी खत्म हो रही है। नहीं बाबा, प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकते। अल्लाह के लिए मुझ पर रहम करें। वो इनके हाथ से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर इन्होंने इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। मुंतहा दर्द से चीख उठी, बाबा छोड़ दें, बहुत दर्द हो रहा है। जितना शोर मचाने मचा लो, आज तुम्हारा निकाह होकर रहेगा और मैं इस निकाह को करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। अगर तुम्हें गोली मारनी पड़ी तब भी मार दूंगा और तुम्हारी लाश से इनका निकाह करवाऊंगा। तुम जानती नहीं हो मैंने अमीर होने के लिए क्या कुछ बर्दाश्त की है। अब अगर मुझे मौका मिला है तो मैं इस मौके को किसी कीमत पर जाया नहीं होने दूंगा। वो इसे तकरीबन घसीटते हुए कमरे से बाहर ले आए। इसके कदम बार बार लड़खड़ा रहे थे। वो फर्श पर गिरती, संभलती, फिर घसीटती जाती। सहन में पहुंचते इन्होंने इसे बेरहमी से धक्का दिया। मुंतहा जमीन पर बुरी तरह गिरी। इसकी हथेलियां छिल गई थी। जिस इंसान को हमेशा इसने बाप के रूप में देखा था, आज इसे सौदागर के रूप में देख इसके कदमों तले से जमीन निकल गई थी। इसके ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि बालिग होने के बाद इसके साथ ऐसा जुल्म हो सकता है। अगर इसे इल्म होता वो कभी अपने मालिक होने का किसी को बताती ना। वो सिसकती हुई दोबारा उठने की कोशिश करने लगी, मगर जिस्म ने साथ नहीं दिया। इसने रोते हुए अपनी माँ की तरफ देखा जो चंद कदम दूर खामोश खड़ी थी। अम्मी प्लीज, आप तो मेरी माँ हैं, आप बाबा को समझाएं, मैं मर जाऊंगी, मुझे इस अजाब में मत धकेलें। इसकी माँ ने नजरें झुका ली, होंठ हिले, मगर आवाज नहीं निकली।
منتہا گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی ان کے قدموں تک پہنچی، دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ امی، میں نے ہمیشہ آپ کی بات مانی، کبھی ضد نہیں کی، آج پہلی بار مانگ رہی ہوں، مجھے بچا لیں، خدا کے لیے مجھے بچا لیں۔ میری پوری زندگی کا سوال ہے، میری شادی کسی پاگل سے مت کروائیں۔ بابا سوتیلے لیکن آپ سگی ماں ہیں میری، خدا را مجھ پر رحم کریں، میں نے آپ کی کھوک سے جنم لیا ہے، میرے ساتھ ایسا ظلم مت کریں۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں نمی ضرور ابھری مگر لب خاموش رہے تھے۔ شاکر صاحب غصے سے آگے بڑھے اور منتہا کو بازو سے پکڑ کر دوبارہ کھڑا کر دیا تھا۔ بہت ڈرامہ ہو گیا، اب ایک لفظ بھی بولا تو زبان کھینچ لوں گا۔ منتہا ہچکیوں میں بولی، بابا 1 کروڑ روپے میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہیں، اگر میں آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو کیا تب بھی آپ یہ کرتے؟ شاکر صاحب کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ اپنی قسمت پر شکر کرو کہ اتنے پیسوں میں تمہارا رشتہ ہوا ہے، ورنہ تم جیسی لڑکی کو کون پوچھتا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تمہارا سگا باپ جواری تھا اور اس پر ریپ کیس بھی تھا؟ شکر ادا کرو وقت کے حساب سے تمہیں ایک امیر آدمی کا رشتہ مل گیا۔ ذہنی توازن خراب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ الفاظ اس کے دل پر خنجر کی طرح لگے۔ اسے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ امی، آپ بھی یہی سوچتی ہیں؟ میں واقعی اتنی بے قیمت ہوں؟ شاہدہ بیگم کی پلکوں سے آنسو ٹپکے مگر وہ پھر بھی خاموش رہیں۔ اس خاموشی نے منتہا کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کانپتی آواز میں کہا، یا اللہ، اگر آج میرے لیے کوئی راستہ نہیں بچا تو مجھے اپنے پاس بلا لے، میں یہ زندگی نہیں چاہتی۔ شاکر صاحب نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور صحن کے درمیان گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ منتہا چیختی رہی، ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی رہی مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ ہر چہرہ پتھر بنا کھڑا تھا، ہر نظر خاموش تماشائی تھی۔ اس نے آخری بار پوری طاقت سے خود کو ان کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہی۔ اسی لمحے گھر کے مرکزی دروازے پر زوردار دستک ہوئی، اتنی اچانک اور اتنی پر اثر کہ صحن میں موجود ہر شخص چونک کر ایسے سم دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے مکمل سکوت چھا گیا تھا۔ یقیناً لڑکے والے آ گئے تھے۔ شاکر صاحب کی گرفت بھی بے اختیار ڈھیلی پڑ گئی، جبکہ منتہا کے آنسوں میں ڈوبی نگاہوں میں پہلی بار امید کی ایک مدھم سی کرن جاگ اٹھی تھی۔ اس بات سے انجان اصل ظلم شروع ہو چکا ہے۔ شاکر صاحب نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑا شخص پہلی نظر میں اپنی وجاہت، پر اعتماد انداز اور روبدار شخصیت کی وجہ سے سب کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ حمدان قریشی نے ایک سرسری سی نظر صحن میں موجود لوگوں پر ڈالی، پھر بغیر کسی رسمی تمہید کے اندر قدم رکھ دیا۔ اس کے عقب میں سیاہ لباس میں ملبوس چند محافظ بھی خاموشی سے اندر آ گئے۔ پورے صحن پر ایک عجیب سا سکوت طاری ہو گیا۔ منتہا نے خوفزدہ نظروں سے ان سب کو دیکھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ حمدان نے ایک لمحے کے لیے اس کے آنسوں میں ڈوبی صورت دیکھی، پھر اپنے ساتھ کھڑے آدمی کی طرف دیکھ کر مختصر سا اشارہ کیا۔ بیگ، اگلے لمحے نوٹوں سے بھرا بیگ شاکر صاحب کے سامنے رکھ دیا گیا۔ شاکر صاحب نے لرزتے ہاتھوں سے زپ کھولی، اندر نوٹوں کی گڈیاں دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں ایسی چمک آئی جیسے برسوں کی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ حمدان نے پرسکون لہجے میں کہا، رقم پوری ہے، گننے کی ضرورت نہیں، آپ معاہدے کے مطابق لڑکی میرے حوالے کر دیں اور یہ کاغذات بھی دستخط کر دیں۔ اس نے ایک فائل آگے بڑھائی، اس میں صاف درج ہے کہ آج کے بعد اس لڑکی سے آپ کا ہر قسم کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ آئندہ اس کی زندگی یا موت کسی بھی معاملے میں آپ کوئی دعویٰ نہیں کریں گے۔ شاکر صاحب نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ لاؤ، انہوں نے فوراً قلم اٹھایا اور دستخط کر دیے، پھر فائل شاہدہ بیگم کی طرف بڑھا دی۔ انہوں نے بھی بغیر کچھ پوچھے اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ منتہا یہ منظر دیکھ کر جیسے ٹوٹ گئی، وہ چیختی ہوئی ان کی طرف لپکی، بابا ایسا مت کریں، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، میں آپ کی بیٹی ہوں، مجھے اس طرح کسی کے حوالے مت کریں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا؟ اس نے شاہدہ بیگم کے پاؤں پکڑ لی۔ امی، آپ ہی روک لیں، آپ ہی کہہ دیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، پلیز امی مجھے مت چھوڑیں۔ شاہدہ بیگم نے بے بسی سے ایک لمحہ اس کی طرف دیکھا مگر اگلے لمحے اپنا دامن اس کی گرفت سے چھڑا لیا۔ شاکر صاحب نے ناگواری سے کہا، بس کرو یہ ڈرامہ، بہت برداشت کر لیا تمہیں۔ منتہا کی ہچکیاں اور تیز ہو گئیں، میں بے قصور ہوں، مجھے سزا کیوں دے رہے ہیں؟ خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں کسی پاگل کی دلہن نہیں بننا چاہتی۔
ہمدان نے گہرا سانس لی جیسے اس شور نے اس کا صبر آزمانا شروع کر دیا ہو۔ پھر اسپاٹ لہجے میں بولا، اگر رونا دھونا ختم ہو گیا ہو تو لڑکی میرے حوالے کر دیجیے، میرے پاس وقت کم ہے۔ شاکر صاحب نے طنزیہ ہنسی۔ لڑکی اب آپ کی ہو چکی ہے، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، باپ نے بیٹی بیچ دی، آپ چاہے پیار سے لے جائیں یا گھسیٹ کر، ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ الفاظ سنتے منتہا کی چیخ پورے صحن میں گونج اٹھی، نہیں، خدا کے لیے مجھے مت لے جائیں، مجھے چھوڑ دیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ہمدان کے ایک محافظ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر ہمدان نے صرف ہاتھ کے ہلکے سے اشارے سے اسے روک دیا۔ پھر خود آہستہ آہستہ منتہا کے قریب آیا، اس نے مضبوطی سے اس کی کلائی تھامی۔ منتہا نے فوراً ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، براہ کرم مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے ہاتھ چھوڑتی ہوں۔ اس کی آواز سسکیوں میں گم ہو رہی تھی مگر ہمدان کے چہرے پر کوئی واضح تاثر نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اسے سنبھالتے ہوئے دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ منتہا بار بار رکنے کی کوشش کرتی، پیچھے مڑ کر اپنی ماں کو دیکھتی۔ امی، ایک بار روک لیں، صرف ایک بار۔ مگر جواب میں صرف خاموشی ملی تھی۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے آخری بار خود کو پیچھے کھینچنا چاہا مگر ہمدان نے دروازہ کھولا اور اسے اندر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ روتی ہوئی سیٹ سے لگ گئی۔ اگلے لمحے ہمدان بھی دوسری جانب سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ محافظ اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھ گئے۔ ادھر صحن میں کھڑے شاکر صاحب نے نوٹوں سے بھرا بیگ دوبارہ کھولا، گڈیوں پر ہاتھ پھیرا اور مطمئن مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ شائدہ بیگم نے بھی فائل اور رقم کی طرف دیکھا۔ دونوں کے چہروں پر ایسی خوشی تھی جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا سودا جیت لیا ہو، جبکہ اسی سودے کی قیمت ایک بے بس لڑکی کے آنسو اور اس کی پوری زندگی بن چکی تھی۔ دوسری جانب گاڑی خاموشی سے سڑک پر رواں تھی۔ اگلی نشست پر ڈرائیور پوری توجہ سے گاڑی چلا رہا تھا جبکہ اس کے ساتھ ہمدان کا خاص آدمی بیٹھا تھا۔ پچھلی نشست پر منتہا خود میں سمٹی بیٹھی تھی، اس کے دونوں ہاتھ کانپ رہے تھے، آنسو مسلسل اس کی پلکوں سے پھسل کر اس کے دوپٹے پر گر رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی ہچکی دبانے کی کوشش کرتی مگر ناکام رہتی۔ ہمدان خاموشی سے کھڑکی کے پار دیکھ رہا تھا جیسے اس کے رونے کا اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ کئی لمحے اسے خاموشی میں گزر گئے، پھر منتہا نے ہمت کر کے لرزتی آواز میں پوچھا، جس لڑکے سے میری شادی ہونے والی ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہمدان نے نظریں اس کی طرف موڑی، چند لمحے اسے خاموش دیکھا، پھر بے تاثر لہجے میں بولا، میرا بھائی۔ منتہا کا رنگ مزید اڑ گیا۔ اس نے ڈرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، وہی دماغی مریض ہے؟ ہمدان نے مختصر سا جواب دیا، ہاں۔ اس کی سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ کیا وہ مجھے مارے گا؟ سب کہتے ہیں وہ پاگل ہے، اگر اس نے مجھے نقصان پہنچایا تو؟ ہمدان کے ہونٹوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری، بے وقوف لڑکی، اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں۔ منتہا نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، مطلب؟ وہ ذرا پیچھے ٹیک لگا کر بولا، ہم تمہارے فارم ہاؤس جا رہے ہیں اور وہاں تمہارا نکاح میرے بھائی سے نہیں مجھ سے ہوگا۔ منتہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیا؟ مگر آپ نے ابھی کہا۔ میں نے جو کہا وہ بھی سچ تھا اور جو اب کہہ رہا ہوں وہ بھی سچ ہے۔ نکاح مجھ سے ہوگا لیکن دنیا کے سامنے تم میرے پاگل بھائی کی بیوی کہلاؤ گی۔ منتہا نے بے یقینی سے سر ہلایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمدان نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، اس لیے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میری بیوی زندہ ہے اور میرا بھائی اس وقت نفسیاتی ہسپتال میں ہے۔ میں جھوٹ کہہ دوں گا کہ تمہارا نکاح اس سے ہوا ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ نکاح خفیہ رکھا جائے گا۔ منتہا نے کانپتے ہوئے پوچھا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بات سن کر وہ بولا، ہر حقیقت سے اتنی جلدی پردہ نہیں اٹھایا جاتا سویٹ ہارٹ۔ نکاح کے بعد تم میرے ساتھ میرے گھر جاؤ گی، وہاں اگر میری بیوی تم سے کچھ پوچھے تو صرف اتنا کہنا کہ تم نے اس کے دیور سے نکاح کیا، اس سے زیادہ ایک لفظ بھی نہیں۔ منتہا کی سمجھ اسے جواب دے گئی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگ ہیں کون؟ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ میری زندگی کو اس طرح کیوں بدل رہے ہیں؟ ہمدان نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا، ہر سوال کا جواب ضروری نہیں ہوتا۔ میرے لیے ضروری ہے کیونکہ برباد میری زندگی ہو رہی ہے۔
वो रोते हुए बोली, मुझे कुछ तो बताएं, आखिर मेरा कसूर क्या है। हमदान ने चंद लम्हे खामोश रहकर आहिस्तगी से कहा, तुम खामोश रहो और बस इतना समझ लो कि आज से तुम खरीदी जा चुके हो। मुंतहा ने बेख्तियार सर उठाया, इसकी आंखों में नाकाबिले यकीन दुख था। हमदान ने बेरहम सुकून के साथ अपनी बात मुकम्मल की। जिस चीज की कीमत अदा कर दी जाए, इस पर हक खरीदार का होता है। तुम्हारे बाप ने तुम्हें हमारे हवाले कर दिया, अब तुम्हारे साथ क्या करना है ये हम तय करेंगे। तुम सवाल पूछने का इख्तियार नहीं रखती हो। ये अल्फाज मुंतहा के दिल में किसी तेज धार खंजर की तरह उतरते चले गए थे। इसके होंठ कांपने लगे। मैं कोई चीज नहीं हूं, मैं इंसान हूं। इसकी आवाज बामुश्किल सुनाई दी, मगर हमदान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दोबारा खामोशी से सामने देखने लगा। मुंतहा ने टूटे हुए दिल के साथ अपना सर झुका लिया। इसकी हिचकियां फिर बुलंद होने लगी थी। इसने अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया था। ऐसे यूं महसूस हो रहा था जैसे एक ही दिन में इससे इसका घर, इसकी पहचान, इसके अपने लोग और इसकी पूरी जिंदगी छीन ली गई हो, और अब इसके पास सिर्फ आंसू बाकी रह गए थे जिन्हें पूछने वाला कोई भी नहीं था। एक लंबी मुसाफर तय करने के बाद फार्म हाउस के लाउंज में कदम रखते ही मुंतहा की नजरें बेख्तियार हर तरफ घूमने लगी थी, मगर इसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था। चंद घंटे पहले इसे बताया गया था कि इसकी शादी एक जहनी मरीज शख्स से कर दी जाएगी, मगर यहाँ आने के बाद हर बात बदल चुकी थी। हमदान कुरैशी पूरी संजीदगी, मुकम्मल होशो हवास और वकार के साथ इसके सामने खड़ा था और खुद कह चुका था कि निकाह इससे होगा, जबकि दुनिया इससे इसके भाई की बीवी समझेगी। यह ऐसा तजाद था जिसे इसका जहन कबूल ही नहीं कर पा रहा था। वो बेजान कदमों से चलती हुई सोफे के करीब आकर रुक गई। इसकी आंखें मुसलसल नम थीं। सामने चंद गवाह मौलवी साहब और हमदान खामोशी से बैठ गए थे। मौलवी साहब ने नरम लहजे में इसकी तरफ देखा और कहा, बेटी, पहले एक जरूरी बात पूछनी है। शरीयत में निकाह रजामंदी के बगैर दुरुस्त नहीं होता। मुझे साफ साफ बताइए कि आप पर किसी किस्म का दबाव है। अगर आप इनकार करना चाहें तो बिला झिझक कह सकती हैं। ये सुनते मुंतहा की पलकों पर ठहरे आंसू भी बहने लगे। इसने बेख्तियार हमदान की तरफ देखा, फिर अपने हाथों की लर्जिश को छुपाते हुए धीमी आवाज में कहा, नहीं। इस एक लफ्ज के साथ इसका गला भर आया, जैसे वो अपने अंदर का सारा दर्द निगलने की कोशिश कर रही हो। मौलवी साहब ने चंद लम्हे इसके चेहरे को देखा, फिर हमदान की तरफ मतवज्जो हुए। आप भी अपनी रजामंदी की तस्दीक कर दें। हमदान ने निहायत मतवाज़न लहजे में जवाब दिया, जी, मैं अपनी मुकम्मल रजामंदी से निकाह कर रहा हूँ। मौलवी साहब ने इस बात में सर हिलाया, निकाहनामा सामने रखा और दोबारा मुंतहा की तरफ रुख किया। बेटी, गौर से सुन लीजिए। मुंतहा बिनते नईम अहमद, आपका निकाह हमदान कुरैशी बिन नसीम कुरैशी से मुकर्रा हक महर के एवज किया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? मुंतहा के होंठ कांपने लगे। इसने आंखें बंद कर ली। चंद आंसू इसके रुखसारों से ढलक गए। फिर निहायत टूटी हुई आवाज में बोली, कबूल है। मौलवी साहब ने दोबारा वही अल्फाज दोहराए, मुंतहा बिनते नईम अहमद, क्या आपको यह निकाह कबूल है? इसने हिचकी रोकते हुए दूसरी बार कहा, कबूल है। तीसरी मर्तबा सवाल दोहराया गया तो इसकी आवाज मजीद भरा गई, मगर इसने फिर भी कहा, कबूल है। लाउंज में चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। मौलवी साहब ने निकाहनामा इसकी तरफ बढ़ाया। यहाँ दस्तखत कर दीजिए। मुंतहा ने कलम पकड़ा तो इसकी उंगलियां इस कदर कांप रही थी कि चंद लम्हे कलम कागज पर ठहर ही ना सका। इसने गहरा सांस लिया और आखिरकार लड़ते हाथ से अपने दस्तखत जब्त कर दिए। इसके बाद निकाहनामा हमदान के सामने रखा गया। मौलवी साहब ने रस्मी अंदाज में पूछा, हमदान कुरैशी बिन नसीम कुरैशी मुकर्रा हक महर के एवज आपको ये निकाह कबूल है? हमदान ने सर्द निगाहों से इनकी तरफ देखा और वाज़ेह पुरसकून लहजे में कहा, कबूल है। दूसरी बार सवाल हुआ तो इसने इसी संजीदगी से जवाब दिया, कबूल है। तीसरी मर्तबा भी इसकी आवाज में ना हिचकिचाहट थी ना इस्तराब, कबूल है। इसने निकाहनामा अपने सामने खींचा, बगैर किसी तरद्दुद के दस्तखत किए और कलम वापस रख दिया। मौलवी साहब ने दोनों के लिए दुआ की। गवाहों ने दस्तावेज पर अपने दस्तखत जब्त किए और यूं चंद रस्मी अल्फाज के साथ निकाह की कार्रवाई मुकम्मल हो गई। मुंतहा खामोश बैठी रही। इसकी निगाह कभी अपनी दस्तखतों पर ठहरती, कभी हमदान के नाम पर। एक ही लम्हे में इसकी जिंदगी का रुख बदल चुका था, मगर इस नए रिश्ते की हकीकत अब भी इसके लिए एक ऐसी गथी थी
जिसकी कोई गिरा अभी तक नहीं खुली थी। निकाह मुकम्मल होने के बाद वो इससे लिए बंगले की तरफ बढ़ गया था। गाड़ी कुरैशी बंगले के पोर्च में आकर रुकी तो चंद लम्हों तक कोई दरवाजा ना खुला। मुंतहा खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। इसकी आंखें रोने से सूज चुकी थीं। हमदान ने गहरा सांस लिया और इसकी तरफ देखे बगैर संजीदा लहजे में बोला, अंदर जाने से पहले एक बात अच्छी तरह सुन लो। मेरी बीवी के सामने सिर्फ सर हिलाना, ना बहस करना, ना सफाइयां देना, न फजूल सवाल करना। वो बहुत कुछ कहेगी लेकिन तुम खामोश रहोगे। मुंतहा ने कोई जवाब ना दिया, ना इस बात में सर हिलाया, न इनकार किया, जैसे अल्फाज इसकी वजूद से हमेशा के लिए छिन चुके हों। हमदान ने चंद लम्हे इसके बेजान चेहरे को देखा, फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। अगले लम्हे वो भी खामोशी से इसके पीछे चल दी। दोनों मेन हॉल में दाखिल हुए तो दरमियान में एक व्हील चेयर रखी थी जिस पर अधेर उम्र की एक औरत बैठी थी। इसका चेहरा बीमारी की थकन से जर्द पड़ चुका था, मगर आंखों में अजीब सी सख्ती और इख्तियार की चमक थी। मुंतहा की निगाह बेख्तियार पहले इस औरत पर गई, फिर इसके साथ खड़े हमदान पर ठहर गई। वो हैरान रह गई। एक तरफ जवान, वजी, पुरकशिश और मजबूत शख्सियत का मालिक हमदान था, दूसरी तरफ उम्र रसीदा और कमजोर सी औरत। इसके ज़हन में एक और सवाल जन्म ले चुका था, मगर वो खामोश रही। हमदान धीमी आवाज में बोला, ये मेरी बीवी हैं। औरत ने दोनों को करीब आते देखा तो इसके लबों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। इसे नजरें मुंतहा पर जमाए रखी और फिर हमदान से बोली, तो आखिरकार हो गया इसका निकाह मेरे पागल देवर के साथ। हमदान ने मुख्तसर सा जवाब दिया, हाँ हो गया। औरत ने गर्दन जरा सी टेढ़ी की और मायने खेज अंदाज में हंसी। अगरचे निकाह करवाने की कोई खास जरूरत तो नहीं थी, मगर रस्म पूरी करना भी जरूरी था। हमदान ने बेतासुर लहजे में कहा, जो फैसला था वो हो चुका है। औरत ने व्हील चेयर के हत्थे पर उंगलियां फेरते हुए कहा, हमदान तुम जानते हो मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया। मैं बरसों से तुम्हें वो अज़दवाजी जिंदगी नहीं दे सकी जिसके तुम हकदार थे, जिसका मेरा साथ नहीं देता, इसलिए ये इंतजाम करना पड़ा। इसने मुंतहा को सर से पांव तक देखा, जैसे किसी इंसान को नहीं बल्कि खरीदी हुई चीज को परख रही हो। फिर धीरे से बोली, आप मेरे शौहर की जरूरतें यही पूरी करेंगी। आखिर 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं हमने इस पर। ये अल्फाज सुनते मुंतहा के वजूद में जैसे सुनसनी दौड़ गई। इसने जब्त से अपनी आंखें बंद करनी। वो कानूनी तौर पर हमदान की बीवी थी, मगर इस रिश्ते में इसे बीवी होने का कोई हक हासिल नहीं था। वो सिर्फ एक राज थी, एक नामालूम मुआहदा, एक खामोश सौदा। औरत ने कदरे बुलंद आवाज में कहा, ए लड़की। मुंतहा ने फौरन सर उठाया, मगर नजरें जमीन पर रखी। अपनी हैसियत कभी मत भूलना। इस घर में तुम्हारी औकात 2 कौड़ी से ज्यादा नहीं। तुम यहाँ इज्जत लेने नहीं आए, सिर्फ एक मकसद के लिए लाई गई हो। मुंतहा की पलकों से एक आंसू टूटकर नीचे गिर गया, मगर इसने जुबान नहीं खोली। औरत ने सर्द लहजे में बात जारी रखी, तुम सिर्फ मेरे शौहर के लिए सुकून का एक जरिया हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर कभी तुमने अपनी हद भूलने की कोशिश की, अगर मेरी इजाजत के बगैर एक कदम भी उठाया या इस घर के किसी राज तक पहुंचने की कोशिश की, तो याद रखना तुम्हारा अंजाम ऐसा होगा कि तुम खुद अपनी जिंदगी से नफरत करने लगोगी। मुंतहा ने खामोशी से सर झुका दिया। इसके कान हर लफ्ज सुन रहे थे, मगर जैसे इसका दिल सुनने से इनकार कर चुका था। हमदान एक तरफ खामोश खड़ा सब देखता रहा। न इसने अपनी बीवी की बात काटी, न मुंतहा का दिफा किया, लेकिन इसकी आंखों में एक लम्हे को अजीब सी सख्ती उभरी, जैसे हर लम्हा इससे भी नागवार गुजर आओ। फिर वो कैफियत इतनी ही खामोशी से गायब भी हो गई। ऐसे सिर्फ एक लम्हे के लिए मुंतहा की तरफ देखा। आंसू से भीगा हुआ चेहरा, लरजते हाथ और मुकम्मल खामोशी। न जाने क्यों इस मंजर ने इसके अंदर किसी ऐसी कैफियत को जगा दिया था जिसे वो खुद भी नाम नहीं दे पा रहा था। दूसरी तरफ व्हील चेयर पर बैठी औरत, जिसके तासुरात बता रहे थे कि इसके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है। पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया था। मुंतहा खामोशी से बेड के किनारे बैठी थी। इसकी नजरें फर्श पर जमी हुई थी, जबकि आंसू कब के खुश्क हो चुके थे। बाज़ौक़ात दुख इतना बढ़ जाता है कि रोना भी साथ छोड़ देता है, और वो इसी कैफियत में बैठी थी। इसके ज़हन में एक के बाद एक मंजर उभर आता। 5 साल की उम्र में अपने बाप का जनाजा, फिर माँ की दूसरी शादी, एक ऐसा सुतेला बाप जिसने कभी इसके सर पर मोहब्बत से हाथ नहीं रखा, लेकिन वो हर ईद,
हर सालगिरह, हर खुशी पर यही उम्मीद लगाए रखती थी कि शायद आज वो इसे बेटी मान ले। मगर आखिरकार इसी शख्स ने 1 करोड़ रुपए के एवज इसे किसी और के हवाले कर दिया था। आज वो कानूनी तौर पर एक शख्स की बीवी थी, लेकिन इस रिश्ते को अपना नाम तक नहीं दे सकती थी। वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि कमरे का दरवाजा खुला और हमदान कुरैशी अंदर दाखिल हुआ। इससे चलना में खामोशी से मुंतहा को देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके करीब आया और बेड के दूसरे किनारे बैठ गया। दोनों के दरमियान गहरी खामोशी छा गई थी। ना मुंतहा ने सर उठाया, ना हमदान ने फौरन कुछ कहा। कई लम्हों बाद हमदान की संजीदा आवाज उभरी, मुझे तुमसे अपना हक चाहिए। मुंतहा ने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी सुर्ख आंखों में दर्द के साथ अजीब सी बेजारी भी थी। वो तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोली, ऐसे लोगों को हक नहीं चाहिए होता। ऐसे लोग अपनी बीवी को रोंदने आते हैं, फिर ऐसे हक का नाम दे देते हैं। हमदान के चेहरे के तासुरात में मामूली से सख्ती आई, मगर वो खामोश रहा। मुंतहा ने लड़ती आवाज में बात जारी रखी, जो आप मेरे साथ कर रहे हैं वो माफी के काबिल भी नहीं है। हमदान ने बगैर किसी नरमी के जवाब दिया, मैं माफी मांग कब रहा हूं? मैं तो सिर्फ अपना हक मांग रहा हूं। मुंतहा की आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। मुझे आपसे माफी की उम्मीद भी नहीं है, लेकिन ये जरूर उम्मीद थी कि शायद आप मुझे इंसान समझेंगे। आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, आप मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। मैं आपकी बीवी हूं, फिर आपकी दुनिया से ये बात क्यों नहीं कह सकते? आखिर क्यों मुझे किसी और के नाम से जिंदा रखा हुआ है? हमदान ने इसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, हर सवाल का जवाब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मुंतहा ने पहली बार इसकी आंखों में सीधा देखा, जरूरत है, क्योंकि सजा मुझे मिल रही है। फिर चंद लम्हे खामोश रहकर इसने आहिस्ता से कहा, आप बार बार कहते हैं कि मैं खरीदी हुई गुलाम हूं, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं आपकी आंखों में देखती हूँ तो महसूस होता है कि आप वो इंसान नहीं है जिसका किरदार आप निभा रहे हैं। हमदान के माथे पर हल्की से शिकन उभरी। क्या मतलब है तुम्हारा? मुंतहा ने बगैर नजरें हटाए जवाब दिया, ऐसा लगता है जैसे आपके चेहरे के पीछे कोई और चेहरा छुपा हुआ है। आप इस औरत के शौहर जरूर हैं, मगर सिर्फ शौहर नहीं, आपके अंदर कोई और राज है, कोई ऐसी बात जिसे आप सबसे छुपा रहे हैं। आप खुद भी वैसे नहीं है जैसे दिखाई देते हैं। एक लम्हे के लिए हमदान के चेहरे का सुकून टूट गया, मगर इसने फौरन खुद को संभाल लिया। वो जरा आगे झुका और निस्बतन सख्त लहजे में बोला, बस बहुत हो गया, तुम अपनी हद में रहो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मेरे बारे में फैसले करो या मुझे समझने की कोशिश करो। मुंतहा ने इसकी आवाज में पहली बार बेचैनी महसूस की। इसने खामोशी से नजरें झुका ली और धीमी आवाज में कहा, मैं फैसले नहीं कर रही, सिर्फ वो देख रही हूँ जिसे शायद आप खुद भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमदान ने कोई जवाब ना दिया। इसने चंद लम्हे मुंतहा को खामोशी से देखा, फिर नजरें दूसरी तरफ मोड़ ली। कमरे में फिर खामोशी उतर आई। चंद लम्हे बाद वो खुद को संभाल चुका था और इसे देखते हुए बोला, बीवी हो तुम मेरी, हक अदा करो। ये कहकर इसने बिना इसे समझने का मौका दिए बगैर इसकी सांस अपनी सांसों में उलझा ली थी, इसकी धड़कनों को अपने सीने में पेवस किया था और इसे समझने का मौका दिए बगैर इसके होश उड़ाना शुरू कर दिए थे। वो मज़ाहमत करना चाहती थी, इसको ये सब करने से रोक देना चाहती थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। धीरे धीरे वो अपनी हद तजावुज कर रहा था और वो किसी मोमी गुड़िया की तरह इसकी हर सख्ती सह रही थी, इस बात से अनजान कि जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही है वही इसका सबसे बड़ा मसीहा है। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। सुबह के तकरीबन 10 बज रहे थे। सुबह 9 बजे हमदान ने इसे जगा दिया था और इसे तैयार करके किसी के भी इल्म में लाए बगैर वो इसे गाड़ी में बिठाने सवार हो गया और अब गाड़ी एक निहायत खूबसूरत और पुरवकार बंगले के पोर्च में आकर रुकी थी। मुंतहा खामोशी से बैठी खिड़की के पार देख रही थी। इसकी आंखों के नीचे हल्के नुमाया थे, जैसे एक ही रात में बरसों की थकन इसके चेहरे पर उतर आई हो। वो अभी तक गुज़िश्ता रात के वाक़यात को समझने की कोशिश कर रही थी। निकाह, कुरैशी बंगला, वो पुरस्कार औरत, फिर हमदान, सब कुछ इसकी समझ से बाहर था। हमदान ने गाड़ी का दरवाजा खोला और पुरसकून लहजे में बोला, उतर जाओ। वो खामोशी से बाहर आ गई। सामने फैला हुआ वसी और अरीज बंगला देखकर
اس نے حیرت سے ارد گرد نظر دوڑائی. چند لمحے بعد دھیمی آواز میں بولی, یہ جگہ. ہمدان نے پہلی بار نرم سی نظر اس پر ڈالی اور بولا, یہ میرا گھر ہے, اپنی محنت سے بنایا ہوا. منتہا بے اختیار بولی, تو پھر کل رات ہم جس بنگلے میں تھے وہ کس کا تھا؟ ہمدان نے مختصر جواب دیا, وہ اس عورت کا گھر ہے جو دنیا کے سامنے میری بیوی ہے. اس ایک جملے نے منتہا کے ذہن میں پھر کئی سوال جگا دیے, مگر اس نے خاموش رہنا بہتر سمجھا. ہمدان نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا, آؤ تمہیں اپنی ماں سے ملواتا ہوں. منتہا چونکی, آپ کی ماں؟ مگر جواب دینے کی بجائے وہ اندر داخل ہو گیا. وہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی. لاؤنج میں داخل ہوتے ایک باوقار خاتون صوفے پر بیٹھی دکھائی دی. سفید لباس, پرسکون چہرہ اور آنکھوں میں عجیب سی شفقت تھی. ہمدان ان کے قریب جا کر رکا اور نہایت سادگی سے بولا, امی, یہ منتہا ہے میری بیوی. رخسانہ بیگم چند لمحے ساکت رہیں, پھر جیسے انہیں اپنی سماعت پر یقین آیا ہو. کیا کہا تم نے؟ تمہاری بیوی؟ اگلے لمحے وہ خوشی سے کھڑی ہو گئی اور منتہا کے قریب آ کر اس سے محبت سے گلے لگا لیا. یا اللہ, مجھے یقین ہی نہیں آ رہا, میرے ہمدان نے شادی کر لی, اور وہ بھی اتنی معصوم, اتنی پیاری بچی سے. منتہا اس سے غیر متوقع محبت پر حیران رہ گئے. اسے یاد نہیں تھا کہ آخری بار کسی نے اس طرح اپنے سینے سے کب لگایا تھا. ہمدان خاموشی سے دونوں کو دیکھتا رہا, پھر مختصر سا بولا, امی مجھے کچھ کام ہے, آپ بات کریں, اور بغیر کسی وضاحت کے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا. رخسانہ بیگم نے منتہا کا ہاتھ تھاما اور اس سے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا. انہوں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا, پھر نرمی سے بولی, تمہیں پتہ ہے مجھے ہمدان کی شادی کروانے کا اتنا شوق تھا, اور آج جب یہ شوق پورا ہوا ہے تو مجھے یقین نہیں آ رہا. ویسے بیٹا, تمہارا نام تو ہمدان نے بتا دیا, لیکن اپنے بارے میں کچھ بتاؤ, کیا کرتی ہو؟ منتہا نے آہستہ سے جواب دیا, میں کچھ نہیں کرتی, میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں, اس لیے گھر میں ہی رہتی تھی. رخسانہ بیگم نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. تعلیم صرف کتابوں سے نہیں ہوتی بیٹا, تمہارے انداز گفتگو اور اخلاق بتا رہے ہیں کہ تمہاری تربیت بہت اچھی ہوئی ہے. پھر انہوں نے شفقت سے پوچھا, اچھا یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ سوال سنتے منتہا کی پلکیں جھک گئیں, گلا بھر آیا. کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے بامشکل کہا, کوئی نہیں. رخسانہ بیگم کے چہرے کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے ماند پڑ گئی. انہوں نے فوراً اس سے دوبارہ اپنے گلے سے لگا لیا اور اس کے بالوں پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی, ایسا دوبارہ کبھی مت کہنا, آج کے بعد تم اکیلی نہیں ہو, میں ہوں نا. مجھے اپنی ماں سمجھو, جتنا پیار میرے نصیب میں اپنی بیٹی کے لیے لکھا تھا وہ سب تمہیں دوں گی. منتہا کی آنکھیں پھر بھیگ گئیں, مگر اس بار ان آنسوں میں درد کے ساتھ ایک انجانی سی اپنائیت بھی شامل تھی. رخسانہ بیگم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور دھیرے سے بولی, ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, کبھی بھی میرے ہمدان سے بدگمان مت ہونا. وہ بہت کم بولتا ہے, بہت کچھ اپنے اندر چھپا لیتا ہے. مجھے نہیں معلوم وہ آج کل کس آزمائش سے گزر ہے, لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میرا بیٹا دل کا بہت صاف ہے. اس نے زندگی میں کبھی کسی بے گناہ کے ساتھ جان بوجھ کر ظلم نہیں کیا. اگر آج وہ کسی ایسی راہ پر چل رہا ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو جلدی فیصلہ مت کرنا, اس کا ساتھ دینا, اس پر بھروسہ کرنا. مجھے یقین ہے ایک دن وہ تمہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا. منتہا خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی. اس کے ذہن میں گزشتہ رات کے سخت الفاظ گونج رہے تھے اور سامنے بیٹھی ماں اپنے بیٹے کی ایسی تصویر بیان کر رہی تھی جو اس نے اب تک دیکھی نہیں تھی. اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید ہمدان قریشی کی زندگی میں واقعی کوئی ایسا راز چھپا ہے جسے وہ دنیا سے ہی نہیں خود اپنے گھر والوں سے بھی بچائے ہوئے. اس کے چہرے کے پیچھے ایک اور چہرہ بھی, اور وہی چہرہ اب اسے تلاش کرنا تھا ہر حال میں. آخر وہ کون تھا, اس کا راز کیا تھا؟ جبکہ رخسانہ بیگم اس سے ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے ان کی پہلی بار نہیں بلکہ کئی بار اس سے ملاقات ہو چکی ہو. دھیرے دھیرے دوپہر ڈھلنے لگی تھی جب وہ دونوں دوبارہ گاڑی میں بیٹھے. پورا راستہ خاموشی میں گزرا تھا. منتہا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی, مگر اس کے ذہن میں رخسانہ بیگم کی ہر بات بار بار گونج رہی تھی. وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ آخر ایک انسان کے بارے میں
اتنی متضاد باتیں کیسے سچ ہو سکتی ہیں؟ ایک طرف وہ بے رحم شخص تھا جس نے اسے خریدی غلام کہا، دوسری طرف ایک ماں تھی جو پورے یقین سے کہہ رہی تھی کہ اس کا بیٹا کبھی کسی بے گناہ پر ظلم نہیں کر سکتا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ گاڑی ایک بڑے نفسیاتی ادارے کے سامنے آ کر رک گئی۔ ہمدان خاموشی سے اترا، دوسری جانب آ کر اس کے لیے دروازہ کھولا اور آہستہ سے بولا، آؤ۔ منتہا بھی خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ ہمدان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے اسے کسی انجانے خوف سے محفوظ رکھنا چاہتا ہو۔ کئی راہداریاں عبور کرنے کے بعد وہ ایک وارڈ میں داخل ہوئے۔ کمرے کے درمیان ایک نوجوان گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی مگر دواؤں کے اثر نے اسے بے حس سا بنا دیا تھا۔ منتہا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر سوالیہ نظروں سے ہمدان کی طرف مڑی۔ ہمدان نے قریب رکھی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ اس نے اشارے سے منتہا کو بھی بیٹھنے کا کہا۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، پھر ہمدان نے گہرا سانس لیا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، آج میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا۔ منتہا چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ ہمدان نے سوئے ہوئے نوجوان کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے پہلے یہ میرا بھائی نہیں ہے۔ منتہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ لیکن آپ نے تو… میں جانتا ہوں میں نے کیا کہا تھا مگر وہ جھوٹ تھا۔ اس نے آہستہ سے بات جاری رکھی، اور ایک جھوٹ اور بھی تھا۔ تم مجھے جس حیثیت سے جانتی ہو میں بھی وہ نہیں ہوں۔ منتہا کی آواز کانپ گئی۔ پھر آپ ہیں کون؟ ہمدان چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، میں کوئی کاروباری شخصیت نہیں ہوں۔ میری اصل شناخت ایک خفیہ پولیس افسر کی ہے۔ کئی برسوں سے ایک انتہائی خطرناک مجرمانہ نیٹ ورک کے خلاف خفیہ کارروائی کر رہا ہوں۔ منتہا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہمدان نے سنجیدگی سے بات جاری رکھی، جس عورت کو تم نے میرے گھر میں دیکھا وہ عام عورت نہیں، وہ ایک منظم جرائم پیشہ گروہ کی سربراہ ہے۔ برسوں سے قانون اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ہر بار وہ بچ نکلتی تھی۔ وہ چند لمحے رکا، پھر اس نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس عورت کو ذہنی مریضوں سے بہت ہمدردی ہے کیونکہ اس کا اپنا بیٹا اسی بیماری میں مبتلا تھا اور بعد میں دنیا سے چلا گیا۔ یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بنی۔ اس کمزوری تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک طویل خفیہ منصوبہ بنانا پڑا اور اسی منصوبے کے دوران میری اس سے شادی ہوئی تاکہ میں اس کے قریب رہ کر اس کے جرائم کے ثبوت اکٹھے کر سکوں۔ منتہا خاموشی سے سنتی رہی۔ ہمدان کی آواز میں پہلی بار تھکن نمایاں تھی۔ سب کچھ منصوبے کے مطابق چل رہا تھا، مگر پھر اس نے اچانک فیصلہ کیا کہ اس نوجوان کی شادی کروا دی جائے تاکہ اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہو۔ جب اس نے تمہاری تصویر دیکھی تو اس نے تمہیں پسند کر لیا۔ اسے نظریں جھکا لیں۔ سچ کہوں تو میں اس دن پہلی بار خوفزدہ ہوا۔ مجھے لگا ایک معصوم لڑکی کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں یہ ہونے نہیں دے سکتا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ بدل دیا اور تم سے خود نکاح کر لیا۔ منتہا کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، تو یہ سب اسی لیے تھا؟ ہمدان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، تمہیں دھوکے میں رکھنا میری مجبوری تھی مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ کل تم نے مجھے اور میں نے تمہیں مکمل کیا تھا۔ میں اس رشتے کی مزید توہین نہیں کر سکتا، اس لیے آج ہر سچ تم پر آشکار کر دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میری زندگی کا سب سے بڑا راز دوسروں سے سنو۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، میرے پاس اب اس عورت کے خلاف تقریباً تمام ثبوت موجود ہیں، بس آخری مرحلہ باقی ہے۔ جب یہ کارروائی مکمل ہوگی تو وہ قانون کے سامنے جواب دہ ہوگی۔ اس وقت تک مجھے تمہارے اعتماد کی ضرورت ہے۔ منتہا نے دھیرے سے پوچھا، آپ کی امی کیا وہ یہ سب جانتی ہیں؟ ہمدان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ امی کو صرف اتنا معلوم ہے کہ میں پولیس میں ہوں، لیکن میری اصل ذمہ داری اور یہ خفیہ مشن وہ بھی نہیں جانتی۔ ان کی حفاظت کے لیے یہی بہتر ہے۔ منتہا نے خاموشی سے دوبارہ اس نوجوان کی طرف دیکھا جو دواؤں کے اثر میں بے خبر سو رہا تھا۔ پھر آہستہ سے بولی، میں نے کل رات آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا کہ آپ وہ نہیں ہیں جو نظر آتے ہیں۔ شاید میرا دل صحیح کہہ رہا تھا۔ ہمدان نے پہلی بار اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا ہو۔ اب تم حقیقت جان چکی ہو، میں تم سے صرف ایک وعدہ مانگتا ہوں، جب تک یہ مشن ختم نہیں ہوتا میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی؟ منتہا نے کوئی فوری جواب نہ دیا۔ اس نے صرف خاموشی سے سوئے ہوئے نوجوان کو دیکھا، پھر ہمدان کی طرف نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی بے شمار سوال تھے مگر پہلی بار ان سوالوں کے ساتھ خوف سے زیادہ اعتماد کی ایک مدھم سی کرن بھی دکھائی دے رہی تھی۔
पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया था। रात गहरी हो चुकी थी। मुंतहा अपने कमरे में खामोश बैठी दीवार को देख रही थी, मगर हकीकत में वो कुछ भी नहीं देख रही थी। पूरा दिन इसके जहन में एक उलझी हुई गत्ती की तरह घूम रहा था। इसे बताया गया था कि वो 1 करोड़ में खरीदी जा चुकी है। फिर कहा गया कि दुनिया इसे एक ज़हनी मरीज की बीवी समझेगी, जबकि हकीकत में इसका शौहर कोई और होगा। और अब इसे मालूम हुआ कि हमदान कुरैशी दरअसल एक खुफिया पुलिस अफसर है और इसकी पूरी जिंदगी एक खतरनाक मिशन का हिस्सा है। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इन तमाम चेहरों में असल चेहरा कौन सा है। वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मुलाजिम अंदर आया और अदब से बोला, बेगम साहिबा, आपको नीचे डाइनिंग हॉल में बुलाया गया। मुंतहा ने खामोशी से सर हिलाया, दुपट्टा दुरुस्त किया और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आ गई। डाइनिंग टेबल के सिरे पर नूरजहां बेगम पूरी शान से बैठी थी। इनके दाएं जानिब हमदान खामोशी से बैठा था। इसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई तासुर ना था। मुंतहा करीब जाकर धीमी आवाज में बोली, अस्सलाम वालेकुम। नूरजहां बेगम ने जवाब देने की बजाय सिर्फ हाथ के इशारे से सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठ जाओ। मुंतहा खामोशी से बैठ के चंद लम्हों तक नूरजहां बेगम इससे खामोश नजरों से देखती रही। फिर इनके होंठों पर एक सर्द मुस्कुराहट उभरी। लगता आज मेरे शौहर तुम्हें बाहर ले गए थे, ऐसे तुम्हारे दिल में कुछ नई उम्मीदें पैदा हो गई हैं। मुंतहा ने नजर झुका ली और खामोश रही। नूरजहां बेगम ने कदरे सख्त लहजे में कहा, अपने जहन में एक बात हमेशा के लिए बिठा लो, इस घर में तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक गुलाम की है। अपने मुकाम को कभी भूलने की कोशिश मत करना। मुंतहा के हाथ बेख्तियार एक दूसरे में उलझ गए, मगर इसने जुबान न खोली। नूरजहां बेगम ने बात जारी रखी, आज अगर वो तुम्हें अपने साथ ले गए थे तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि तुम खुद को इस घर की मालकिन समझने लगो। तुम्हारी हैसियत वही रहेगी जो पहले दिन थी। मुंतहा ने बेख्तियार एक नजर हमदान की तरफ उठाई। वो खामोश बैठा था, मगर इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए संजीदगी उभरी। ऐसे निहायत हल्के से सर के इशारे से मुंतहा को खामोश रहने का इशारा किया था। मुंतहा ने फौरन नजरें झुका ली। नूरजहां बेगम ने पानी का ग्लास मेज पर रखते हुए कहा, कल सुबह मेरा देवर यहाँ आएगा, वो कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारेगा। तुम इसकी जरूरतों और आराम का ख्याल रखोगी। वो ज़हनी तौर पर कमजोर है, इसलिए इसके साथ नरमी से पेश आना। किसी किस्म की बदतमीजी या बेरुखी मुझे पसंद नहीं आएगी। इनके लहजे में हुक्म नुमाया था। मुंतहा ने कोई जवाब न दिया। नूरजहां बेगम ने मजीद कहा, मैं नहीं चाहती कि इसे महसूस हो कि इसके साथ कोई अजनबी है। तुम्हारा रवैया ऐसा होना चाहिए कि वो खुद को महफूज और मुतमईन समझे। मेरी हदायत के खिलाफ एक कदम भी उठाया तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। पूरे वक्त हमदान खामोश रहा। इसके हाथ मेज पर रखे थे, मगर उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे पर दबाव डाल रही थी, जैसे वो अपने अंदर किसी रद्द अमल को रोकने की कोशिश कर रहा हो। सामने बैठी लड़की इसकी बीवी थी और इसकी बीवी को किसी और के हवाले किए जाने की बात हो रही थी, और यही चीज इसे आग लगा रही थी। मुंतहा ने एक लम्हे के लिए दोबारा इसकी तरफ देखा। इस बार भी इसने सिर्फ इतना इशारा किया कि सब्र करो और खामोश रहो। मुंतहा ने अपनी तमाम उलझने, सवाल और एहतजाज दिल में दफन कर दिए थे। वो खामोशी से बैठी रही, मगर अब इससे पहले से ज्यादा शिद्दत से महसूस होने लगा था कि घर सिर्फ दीवारों का नहीं, बल्कि राजों और हुक्मों और खामोशियों का कैद खाना है, जहाँ हर शख्स एक किरदार अदा कर रहा है और असल हकीकत अब भी पर्दों के पीछे छुपी हुई है। अगले दिन दोपहर होने को आई थी। मुंतहा सुबह से इसी कमरे में खामोश बैठी थी। हर गुजरता लम्हा इसके दिल की धड़कन मजीद तेज कर रहा था। नूरजहां बेगम की गुज़िश्ता रात की बातें बार बार इसके जहन में गूंज रही थीं कि मेरा देवर आएगा, इसकी जरूरतों और आराम का ख्याल रखना है। इसका मतलब वो बहुत अच्छे से समझ गई थी। चंद लम्हे मजीद गुजरे और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो चौंक गई थी। चंद लम्हों बाद कमरे का दरवाजा खुला और 2 मुलाजिम एक नौजवान को सहारा देते हुए अंदर आए। मुंतहा ने बेख्तियार से पहचान लिया था, ये वही नौजवान था जिसे कल इसे नफ्सियाती अस्पताल में बिस्तर पर गहरी नींद में देखा था। आज वो अपने कदमों पर चल रहा था, मगर इसकी चाल गैर मुतवाज़िन थी। हाथ अजीब अंदाज में मुड़े हुए थे और चेहरे के तासुरात से साफ जाहिर था कि वो ज़हनी तौर पर मुकम्मल सेहतमंद नहीं। मुलाजिम इसे सोफे पर बिठा कर अदब से बोले, छोटे साहब, हम बाहर ही मौजूद हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ दे दीजिएगा।
दरवाजा बंद होते ही कमरे में खामोशी छा गई। मुंतहा अब भी कमरे के दूसरे कोने में सिमटी बैठी थी। नौजवान कभी छत की तरफ देखता, कभी दीवार को, कभी अपने हाथों की उंगलियां गिनने लगता। अचानक इसकी नजर मुंतहा पर पड़ी। इसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट आई। इसने बच्चे की तरह हाथ हिलाकर इशारा किया, इधर आओ। मुंतहा पहले तो घबरा गई। इसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए, मगर अगले लम्हे से हमदान की बात याद आई कि इस नौजवान से नरमी से पेश आना। इसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इसके सामने जाकर बैठ गई। दोनों कुछ देर खामोश रहे, फिर नौजवान ने गर्दन जरा करीब करके धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है तुम मेरी बीवी नहीं हो। मुंतहा चौंक गई। इसने हैरत से इसकी तरफ देखा। नौजवान ने मासूमे से मुस्कुराकर फौरन कहा, डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। इसके लहजे में ऐसी सच्चाई थी कि मुंतहा के दिल का खौफ आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। इसने नरमी से पूछा, तुम्हें ये कैसे मालूम? नौजवान ने फौरन अपनी उंगली होंठों पर रखी और सरगोशी के अंदाज में बोला, ये राज है। फिर इर्द गिर्द देखा जैसे कोई सुन रहा हो और आहिस्ता से हंस पड़ा। हमदान भाई ने बताया था। इन्होंने कहा तुम मेरी भाभी हो, लेकिन किसी को बताना नहीं। अगर मैं राज रखूंगा ना तो मुझे चॉकलेट मिलेगी। इसकी आंखों में एक बच्चे जैसी चमक थी। मुंतहा बेख्तियार मुस्कुरा दी। शायद कई दिनों बाद इसके चेहरे पर पहली बार हकीकी मुस्कुराहट आई थी। तो तुमने अभी मुझे राज क्यों बताया? नौजवान ने फौरन दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप लिया। ओह, मैं भूल गया। फिर मासूमियत से बोला, लेकिन तुम तो भाभी हो, भाभी को राज बता सकते हैं ना, वो किसी को नहीं बताती। मुंतहा की आंखें नम हो गई। इसने आहिस्ता से कहा, हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नौजवान खुशी से तालियां बजाने लगा। सच्ची? फिर हमदान भाई मुझे डांटेंगे भी नहीं। इस लम्हे एक मुलाजिम खाने की ट्रे रखकर चला गया। नौजवान ने पलट कर प्लेट की तरफ देखा, फिर बच्चों की तरह मुंह बना लिया। मुझे खुद से खाना अच्छा नहीं लगता। मुंतहा ने नरमी से प्लेट अपनी तरफ खींची। अगर मैं खिलाऊं तो खाओगे? नौजवान ने फौरन जोर से सर हिलाया। हाँ, जैसे अम्मी खिलाती हैं, मगर वो अपने खिलाती। उदास हुआ था। मुंतहा ने रोटी का छोटा सा निवाला बनाया और इसकी तरफ बढ़ाया और बोली, मैं हूं ना, मैं खिलाऊंगी। इसने फर्माबरदार बच्चे की तरह मुंह खोल दिया। हर निवाले के बाद वो मुस्कुरा कर कभी इसका चेहरा देखता, कभी मुस्कुरा देता। खाना खत्म हुआ तो इसने पानी का ग्लास भी अपने हाथ से इससे पिलाया। नौजवान ने पानी पीने के बाद मुस्कुरा कर कहा, भाभी तुम अच्छी हो, सब मुझसे डरते हैं, तुम नहीं डरी। ये सुनते ही मुंतहा के दिल में एक अजीब सी कसक उठी। इसने आहिस्ता से इसके बिखरे हुए बाल संवारे और धीमी आवाज में बोली, तुमसे डरने की नहीं, तुम्हारा ख्याल रखने की जरूरत है। नौजवान ने बेफिक्री से अपना सर सोफे पर टिका दिया और बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए बोला, फिर आज मैं अकेला नहीं हूं। मुंतहा ने खामोशी से आंखें बंद कर ली। इससे पहली बार महसूस हुआ था कि बाज लोग ज़हनी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि दुनिया की बेरहमी की वजह से ज्यादा तन्हा हो जाते हैं। और कभी कभी सिर्फ नरमी से बोला गया एक लफ्ज भी इनके लिए पूरी दुनिया की मोहब्बत बन जाता है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। एक हफ्ता गुजर चुका था। इस एक हफ्ते में मुंतहा की जिंदगी जैसे एक ही जगह ठहर गई थी। वो ज्यादातर अपने कमरे तक महदूद रही थी। ना हमदान के पास आया, ना इसने किसी से बात की। सिर्फ एक दिन वो ज़हनी मरीज नौजवान चंद घंटों के लिए इसके पास आया था। इसने पहले की तरह मासूमियत से इसके साथ वक्त गुजारा। फिर शाम ढलते मुलाजिम इसे वापस नफसियाती अस्पताल ले गए थे। बाकी दिन खामोशी, इंतजार और उलझन में गुजरे। इसे किसी चीज की कमी ना थी, मगर दिल में सवालों का बोझ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। वो इसी खामोशी में खिड़की के पास बैठी थी कि अचानक बाहर से भागते कदमों, बुलंद आवाजों और हलचल की आवाजें आने लगी। इसने चौंक कर दरवाजा खोला और जल्दी से बाहर निकल आई। पूरा घर यकसर बदला हुआ था। मुतअद्दिद पुलिस एहलकार मुख्तलिफ सिमतों में कार्रवाई कर रहे थे। चंद अफराद को हिरासत में लिया जा रहा था, जबकि घर के मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी जारी थी। मुंतहा की नजरें बेख्तियार सामने जाकर ठहर गई। हमदान पुलिस की वर्दी में खड़ा था। इसके कंधों पर रिंग चमक रही थी और चेहरे पर वही संजीदगी थी, मगर आज पहली बार वो किसी खुफिया किरदार में नहीं, बल्कि अपनी असल शनाख्त के साथ खड़ा था। इसके सामने नूरजहां बेगम व्हील चेयर पर बैठी थी। इनके चेहरे पर गुस्सा, हैरत और नाकाबिले यकीन सदमा एक साथ नुमाया था। इन्होंने कपकपाती आवाज में कहा, तो ये सब तुम थे? मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपनी जिंदगी में जगह दी और तुमने मेरे साथ ये किया?
हमदान ने साबित कदमी से जवाब दिया कि ये जाती धोखा नहीं, कानून की कार्रवाई है। नूरजहां बेगम की आवाज बुलंद हो गई, कार्रवाई? तुमने बरसों मेरा इत्मीनान जीता, मेरे घर में रहे, मेरे राज जाने और आज मुझे मुजरिम बनाकर खड़े हो। हमदान ने पुरसकून मगर मजबूत लहजे में कहा, मैंने सिर्फ वो सच सामने रखा है जो बरसों से छुपाया जा रहा था। तुम्हारे नेटवर्क ने बेशुमार खानदानों को नुकसान पहुंचाया, गैर कानूनी सरगर्मियों से लोगों की जिंदगियां मुतासर हुई और तुम कानून से बचती रही। अब वो सब सबूत अदालत के सामने पेश किए जाएंगे। नूरजहां बेगम ने गुस्से से व्हील चेयर के हत्थे को पकड़ लिया। तुम्हें लगता है तुम जीत गए हो? हमदान ने जवाब दिया, जीत या हार मेरी नहीं, कानून की होगी। इसी दौरान एक पुलिस अफसर आगे बढ़ा और बोला, सर, तमाम दस्तावेजात, रिकॉर्ड और बरामदशुदा ममनुआ सामान कब्जे में ले लिया गया। घर से गैर कानूनी असला और मंशियात भी बरामद हुई हैं। तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हमदान ने मुख्तसिर से सर हिलाया। मुंतहा चंद कदम दूर खामोश खड़ी ये सब देख रही थी। गुज़िश्ता कई दिनों से सुने हुए हर लफ्ज की हकीकत आज उसके सामने जिंदा हो गई थी। पुलिस एहलकार नूरजहां बेगम की व्हील चेयर को आहिस्ता आहिस्ता बाहर ले जाने लगे। वो एकदम पलटी और हमदान को घूर कर बोली, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, याद रखना। अगर मुझे मौका मिला तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। हमदान ने इनकी आंखों में देखते हुए निहायत संजीदगी से कहा, धमकियां इंसाफ का रास्ता नहीं बदल सकती, या फैसला अदालत करेगी। नूरजहां बेगम मुसलसल गुस्से में कुछ ना कुछ कहती जा रही थी, मगर पुलिस इन्हें बाहर ले गई थी। चंद ही लम्हों में घर में मौजूद बाकी अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। हॉल, जो एक हफ्ते से खामोश राजों का गवाह था, आज कानून की मौजूदगी में इन राजों से खाली हो रहा था। मुंतहा खामोश खड़ी हमदान को देखती रही। आज पहली बार इससे किसी और की कहानी का किरदार नहीं, बल्कि अपने फर्ज पर कायम एक पुलिस अफसर की हैसियत से देखा था। बाजों का सच सामने आने में वक्त जरूर लगता है, मगर जब आता है तो बहुत से चेहरों से नकाब भी साथ ले जाता है। वो एक खामोश नजर इस पर डालकर चला गया था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया था। रात अपनी स्याह चादर पूरे घर पर फैला चुकी थी। वसी और इस बंगले में अब सिर्फ 2 मुलाजिम रह गए थे, बाकी सब जा चुके थे। मुंतहा अपने कमरे के कोने में घुटनों को सीने से लगाए बैठी थी। पूरा दिन जैसे एक डरावने ख्वाब की तरह गुजरा था। सुबह तक ये घर राजों से भरा हुआ था और शाम होते होते सब कुछ बदल गया था। पुलिस की कार्रवाई, गिरफ्तारियां, शोर, सवाल और फिर अचानक मुकम्मल खामोशी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। हमदान सुबह से गया हुआ था, न इसका कोई पैगाम आया था, न ही किसी ने बताया था कि वो कब वापस आएगा। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती और हर बार मायूस हो जाती। चंद लम्हे बाद अचानक कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। मुंतहा खौफ के मारे घबरा कर एक चीख के साथ खड़ी हो गई, मगर अगले लम्हे सामने हमदान को देखते इसके आंखों में ठहरे आंसू बह निकले। वो एक लम्हा भी रुके बगैर दौड़ती हुई इसके करीब आई और इसके गले लग गई। आप आ गए? इसकी आवाज रोते रोते टूट गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। आपको अंदाजा भी है मैं किस हाल में थी। मुझे लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया। आपने कहा था कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, मगर आप पूरे दिन नहीं आए। मैं खौफ से पागल हो रही थी। अगर आप इन सबको गिरफ्तार करवाने वाले थे तो मुझे पहले बता देते। मुझे हर लम्हा यही लगता रहा कि शायद आप वापस से नहीं आएंगे। इसकी हिचकियां तेज होती जा रही थी। हमदान ने खामोशी से इसके सर पर हाथ रखा और इसे अपने करीब रखते हुए नरमी से कहा, बस अब और नहीं रो। ऐसा कभी हो सकता है कि मैं अपनी बीवी को तन्हा छोड़ दूं? मुंतहा ने भीगी आंखों से इसकी तरफ देखा। हमदान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे माफ कर दो, कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने में तवक्को से ज्यादा वक्त लग गया। हर चीज खुद देखना जरूरी था ताकि बरसों की मेहनत जाया न हो। इससे देर हो गई, लेकिन मैं वापस आने का वादा करके गया था और अपना वादा निभाने आया हूँ। इसने आहिस्ता से मुंतहा के आंसू साफ किए। अब यहाँ हमारा कोई काम बाकी नहीं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी, अम्मी तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब तुम कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करोगी। मुंतहा खामोशी से इसे देखती रही। हमदान ने नरम लहजे में मजीद कहा, और एक बात दानियाल के साथ तुमने जिस सब्र, मोहब्बत और शफकत से वक्त गुजारा है, इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। तुमने सिर्फ मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि एक बेबस इंसान को इज्जत और अपनाइयत भी दी। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। मुंतहा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। शुक्र तो मुझे अदा करना चाहिए। आपने मेरी जिंदगी इस रास्ते पर जाने से बचा ली, जहाँ शायद मेरे लिए सिर्फ अंधेरा था। आपको पाकर मैं खुद को वाकई खुश नसीब समझती हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी किस्मत में ऐसा इंसान आएगा जो अपने फर्ज के लिए इतनी कुर्बानी दे सकता है और फिर भी दूसरों की हिफाजत को अपनी पहली जिम्मेदारी समझे।
ہمدان کی آنکھوں میں پہلی بار بے تکلف محبت جھلک اٹھی تھی۔ اس نے منتہا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لی اور دھیرے سے کہا، زندگی میں بہت سی غلط فہمیاں آئیں، بہت سے راز بھی تھے، لیکن اب ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں رہے گا۔ میں تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں، آج کے بعد تمہارے ہر خوف میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، ہر مشکل میں تمہارا سہارا بنوں گا، اور جہاں تک میری طاقت ہوگی تمہاری آنکھوں میں آج جیسے آنسو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ منتہا نے خاموشی سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر کئی دنوں کے بعد ایک پرسکون سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ایک طویل اور کٹھن سفر کے بعد آخرکار اسے اپنا گھر، اپنا اعتماد اور اپنا ہمسفر مل گیا ہو۔ ہمدان نے اسے اپنے حصار میں سمیٹ لیا تھا اور دونوں خاموشی سے آنے والی زندگی کی طرف دیکھنے لگے تھے، جہاں ماضی کے زخم تو تھے، مگر ان زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے وہ ایک دوسرے کا ساتھ بھی رکھتے تھے۔